हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस की जर्नल एंट्रीज के ऊपर कि कौन कौन से केसेस में टीडीएस की आप एंट्री कैसे करेंगे। टीडीएस, जैसा कि आप सभी को पता है, अकाउंटिंग फील्ड में अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो आप बिना जीएसटी और टीडीएस के इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते। तो आप अगर डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं तो टीडीएस और जीएसटी का आपको बहुत ही कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। हालांकि टैली और दूसरे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने इनके जो ऑटो मैकेनिज्म वाले ऑप्शंस इसमें इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, जिनसे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। और साथ ही साथ में आपको टीडीएस का पूरा, जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको उसमें पूरा प्रैक्टिकल पार्ट टीडीएस का कंप्लीटली मिल जाएगा। लेकिन आज की ये वीडियो इसलिए बेहतरीन होने वाली है बिकॉज आज हम सीखेंगे सिंपल तरीके से टीडीएस की अकाउंटिंग। मान लो आपको टैली में इतना ज़्यादा डीप लेवल का नॉलेज नहीं है और आप अपनी अकाउंटिंग नॉर्मली टैली में करते हैं, तो आप एंट्री के फॉर्म में आप टीडीएस को कैसे समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं, और आप नॉर्मली किसी हार्ड टॉपिक को सिंपल कैसे बना सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करिए और एक्सप्लोर करिए कोर्सेज को। बहुत सारे प्रैक्टिकल कंप्लायंस के कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास, जो मैं टीडीएस की जनरल एंट्री के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक एक करके सारी जो मैं यहाँ पर एंट्रीज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को समझाऊंगा और साथ में एंट्री बताऊंगा, और साथ में मैं करके भी बताऊंगा आपको कि अगर आप टैली में उस एंट्री को करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए, पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जनरली टीडीएस का जो मैटर आता है, आप समझिए टीडीएस में दो पार्टी होती है। एक वो व्यक्ति जो टीडीएस काटता है, दूसरा वो व्यक्ति जिसका टीडीएस कटता है, राइट। तो आप हमेशा दोनों नजरिए से टीडीएस को अप्रोच करिए कि भाई अगर मैं डिडक्टी हूं तो मेरी अकाउंटिंग कैसे होगी, मैं डिडक्टर हूं तो मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा। ज्यादातर केसेस में आपको डिडक्टर के अप्रोच पर बात करनी है, या अगर आप डिडक्टर हो तो आप कैसे बात करोगे। अगर कोई एक्सपेंसेस है जहां पर आपको टीडीएस का आपने डिडक्शन किया है और वो डिडक्शन करके आपको गवर्नमेंट को चुकाना है, तो आप कैसे एंट्री करोगे। तो एक्सपेंसेस से जुड़े हुए ज्यादा मामले होते हैं, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करते हो तो जैसे सैलरी आप बांट रहे हो उस पर टीडीएस काट रहे हो, रेंट दे रहे हो उस पर टीडीएस काट रहे हो, किसी प्रोफेशनल को फीस पे कर रहे हो उस पर टीडीएस काट रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो टीडीएस काट रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो टीडीएस काट रहे हो। तो ज्यादातर केसेस में आपकी जो भूमिका होती है वो डिडक्टर की भूमिका में आप ज्यादा रहते हैं। हमेशा डिडक्टी की भूमिका में रहोगे तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली, लेकिन डिडक्टर के केस में आपको अकाउंटिंग प्रॉपर आनी चाहिए टीडीएस। तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और देखेंगे कि एक्सपेंसेस जब भी आप बुक करते हो, ठीक है, और उसके ऊपर आप टीडीएस को क्या करते हो, डिडक्ट करते हो, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि किसी एक्सपेंस पर टीडीएस की बात करते हैं। अगर हम कोई भी एक्सपेंस हो जिस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सपोज मैंने किसी चार्टेड अकाउंटेंट को, सीए को, हमारी बुक्स जो मैनेज करता है उसको अकाउंटिंग फीस चुकाई है। क्या चुकाई है? अकाउंटिंग फीस चुकाई है। जो अब आपकी बुक्स मैनेज करता है पूरे साल भर में, और आपने उसकी अकाउंटिंग और जो भी वो काम करता है, बुक कीपिंग वगैरह करता है, उसकी आपने उसको फीस चुकाई है। तो अकाउंटिंग फीस जो आप पे कर रहे हो, अकाउंटिंग फीस, ठीक है, एक्सपेंस आपके लिए तो वो खर्चा है। मान लो वो खर्चा आपके लिए है, सामने वाले को आपको देने हैं 50,000, मान लो, ठीक है। और मान लो वो सीए है, मान लो दिनेश डांगी, सीए दिनेश डांगी, जिनको 50,000 देने हैं। उस 50,000 में से मान लो आपको 10% टीडीएस काटना है, ठीक है। 5,000 रुपये आप टीडीएस काट के उसको पेमेंट करने वाले हो। तो ऐसे केस में आप सीए फर्म को कितने से क्रेडिट करोगे? 45,000 से। और जो टीडीएस आप काटोगे उसके लिए आप लेजर बनाओगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस या अकाउंटिंग फीस का एक लेजर बना लोगे आप, ठीक है। जैसे मैंने प्रोफेशनल फीस की जगह में मान लो वही नाम दे देता हूँ, अकाउंटिंग फीस। ये मैंने लेजर बना देना और ये मैंने 5,000 रुपये इसमें डालने, क्रेडिट करने। तो ये एंट्री हमेशा आपको जब भी आप खर्चा बुक करोगे उस केस में करनी होगी। अच्छा, सवाल एक और आता है यहाँ पर कि सर एंट्री तो हम कर लेंगे, चलो आपने एंट्री बता दी, लेकिन किस में करें। टैली की बात करूँ, देखिए मैंने टैली भी ओपन कर रखी, मैं आपको साथ साथ में टैली भी करके चलाऊंगा, दिखाऊंगा, और सिंपल तरीके से दिखाऊंगा। वरना मैं ये पूरा टैली में टीडीएस का मैकेनिज्म एक्टिव करके टीडीएस का सारा ऑटो मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकता हूँ टैली में। लेकिन मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये क्लास आपको क्या सिखाएगी, टीडीएस की आप एंट्रियां कैसे करोगे अपनी बुक्स में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है
देखिए सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स और फंडामेंटल है अगर वो आपके मजबूत है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप समझिए कि ये एंट्री आपको बेसिकली अगर करनी है तो आप किस में करोगे। तो जैसे ये एंट्री मैं F7 में कर सकता हूँ जर्नल में, ये एंट्री में एक्सपेंस बुकिंग की एंट्री आप F7 में कर सकते हो, ये एंट्री आप F9 में भी अकाउंट इनवॉइस में कर सकते हो। ध्यान देना, टैली में अगर अपन अकाउंट इनवॉइस की बात करें तो F9 में भी कर सकते हो और F7 में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, F9 में भी कर सकते हो, F7 में भी कर। अच्छा, सामने वाले ने अगर आपसे जीएसटी लिया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑब्वियसली जैसे आपने सामने वाला अगर रजिस्टर्ड फर्म है, उसने आपसे जीएसटी लिया तो यहाँ पर जीएसटी के लेजर, आप भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी के लेजर डेबिट हो जाएंगे। इनपुट सी जीएसटी इनपुट, एच जीएसटी आपके डेबिट हो जाने, अगर उन्होंने आपसे जीएसटी लिया तो। बाकी नॉर्मल केस में ये एंट्री होगी। ये जो एंट्री होगी ये विदाउट जीएसटी वाली है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ विदाउट जीएसटी। अब विदाउट जीएसटी का मैटर कब बनता है? बताओ, विदाउट जीएसटी का मैटर कब बनता है? जब सामने वाली पार्टी जिसको आप ये पेमेंट करने जा रहे हो वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है या वो कंपोजिशन स्कीम में, तो वो आपसे जीएसटी नहीं लेंगे, तो उस केस में आप ये एंट्री पास करो। एंट्री ये हम F7 में भी कर सकते हैं और F9 में भी किस में कर सकते हैं? अकाउंट इनवॉइस में एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर, याद रखिए। ठीक है, चलिए मैं एंट्री करके बताता हूँ आप, बिना जीएसटी वाले। मैं गया वाउचर में और मैंने यहाँ पर सीधे सीधे ले लिया F7। ठीक है, F7 में डेबिट में हमें क्या करना है? अकाउंटिंग फीस एक्सपेंस का एक लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट सी करके आप अकाउंटिंग फीस एक्सपेंस का एक लेजर बना लो। इसका ग्रुप आप क्या डालोगे? आपके लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दोगे। अच्छा, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर सामने वाला भी रजिस्टर्ड है तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर एप्लीकेबल करके इसका जो भी एसएससी कोड है वो डाल के इसका, जैसे आपने यहाँ पर इसका एसएससी कोड डाल दिया 9983, समझो मान लो ये एसएससी कोड है और इस पे जीएसटी की कितनी रेट है? 18% रेट है। ठीक है, और इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगी, रिवर्स चार्ज इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सर्विस से ये लेते हुए आप इसको सेव करते हैं। और अगर आप इतना सब कुछ नहीं करते, मान लो आप जीएसटी के मैकेनिज्म को भी नहीं यूज करना चाहते, तो आप फिर F11 में जीएसटी कोई नो रखिए, ताकि आप सिंपल तरीके से अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। उनके टैक्स वगैरह के कंप्लायंसेस कौन करते हैं? उनके सीए फर्म्स करते हैं, या जो अदर टैक्स प्रोफेशनल या कंसल्टेंट होते हैं वो लोग करते हैं। ये वो लोग तो इनसे सिर्फ इनके बुक्स मांगते हैं, सेल परचेज के रिकॉर्ड मांगते हैं, साथ साथ में इनकी जो बुक्स के जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी रिकॉर्ड मांगते हैं। ऐसे केस में आप अगर खुद यूज नहीं कर रहे हो ये मैकेनिज्म, तो आप सिंपल लेवल पर भी अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। बाकी चीजें तो चलो सेकेंडरी पार्ट हो गई, कि बाकी चीजें आप किसी और से करवा रहे हो। आप स्वयं करने जाओगे तो फिर आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती। ओके, अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पर सपोज मैं डाल देता हूँ 50,000 डाल दिए। और अब क्रेडिट में वो सीए फर्म का आपको लेजर बनाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर जैसे अभी मैंने सीए फर्म का मैं लेजर बना देता हूँ, और सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर ही है, उनको पेमेंट करना आपको, ऑब्वियस सी बात है आपके लिए क्रेडिटर है। ठीक है, इनमें भी अगर जैसे ये फर्म अगर आपसे जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप यार इनका स्कीम बताकर आप इसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। अभी मान लो मैंने बताया कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, या अननोन, आपको पता भी नहीं है, तो आप जो भी आपके केस में है, मान लो मैंने अनरजिस्टर्ड बताकर सेव कर दिया। और इनको कितना हमें क्रेडिट मारना है? 45,000 से। ठीक है, आप चाहो तो बिल, अगर इन्होंने आपको बिल थमाया तो आप बिल डिटेल भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप इनको, इन्होंने आपको जैसे ये बिल थमाया तो ये बिल डिटेल डाल दी, और आप क्रेडिट में अब बना दोगे टीडीएस ऑन अकाउंटिंग फीस करके आपने इसका ग्रुप क्या डालोगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालोगे। ठीक है, और अब टीडीएस का मैकेनिज्म अगर आपने डाला होता तो आप यहाँ पर टीडीएस भी आता, जहाँ जीएसटी लिखा हुआ आ रहा हुआ, तो आप उस मैकेनिज्म को यूज कर सकते थे। फिलहाल में आप इसको 5,000 से क्रेडिट कर दोगे। ये आपकी एंट्री होगी जब आप कोई भी एक्सपेंस जिस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है और वो आप बुक कर रहे हो, तो हमेशा ये एंट्री आपको। लेकिन ये एंट्री तब बदल जाती है जब मामला किस में आ जाता है? जीएसटी में आ जाता है। समझना, ये पूरी एंट्री मेरी बदल जाने वाली है जब मामला जीएसटी में आएगा। तो मैं यहाँ सेकंड नंबर पर डाल रहा हूँ एक्सपेंसेस बुक्ड एंड टीडीएस डिडक्ट, बुक्ड विथ जीएसटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विथ जीएसटी एंड टीडीएस डिडक्टिबल।
अब आप समझिए कि सपोज यहाँ पर एक अलग कोई फर्म है और उनको भी आपको 50,000 रुपए देने ऑडिट फीस के। किसके? ऑडिट फीस के। ऑडिट आपने किसी और फर्म से कराई तो ऑडिट फीस 50,000। सामने वाली फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उन्होंने आपसे इनपुट सी जीएसटी चार्ज किया, ठीक है, 4500 रुपए का इनपुट 18% के हिसाब से। इनपुट है जीएसटी, उन्होंने आपसे चार्ज किया 4500 रुपए का, और आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको तो इनपुट मिलेगी। तो आपने यहाँ पर मान लो इनपुट के लेजर बना ली, और तो वो फर्म यहाँ पर आपने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू अभय सिंह एंड एसोसिएट्स। अब आप समझिए यहाँ पर आपने टोटल कितना लेना है? 59,000, ठीक है, 50,000 प्लस 18% जो कि 9,000 होता है, 59,000। 59,000 में से आप 5,000 टीडीएस काटोगे। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कभी भी ध्यान देना ओरिजिनल एक्सपेंस अमाउंट पे ही होती है, जीएसटी वाले फिगर पे नहीं होती। तो ऐसे केस में 50,000 का 10% टीडीएस काटोगे, वो इतना ही काटने वाले हो। कितना? 5,000, ठीक है। ऐसे केस में आप यहाँ पर टीडीएस देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ पर टीडीएस अकाउंटिंग फीस का अलग बना रहे हो, ऑडिट फीस का अलग बना रहे हो, ज्यादा बेटर है कि आप डायरेक्टली टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का बना देते हैं। दोनों केस में सेम लेजर ही यूज में आता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस वर्ड दे देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इस वर्ड को चेंज कर देता हूँ, प्रोफेशनल फीस, राइट। तो अब मुझे ये अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये आप यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, 50,000 काटोगे तो इसका 59,000 आप पेमेंट नहीं करोगे। 5,000 अगर आप टीडीएस काटोगे, सॉरी, तो यहाँ पर आप पूरा पूरा 59,000 थोड़ी दोगे। 59 देने थे, 5 माइनस करो, दोगे कितने? 54,000 का पेमेंट करोगे। 54 में आपने 9,000 का तो जीएसटी दिया, 45,000 का आपने ऑडिट फीस का पेमेंट उसको किया, और 5,000 उसमें से आपने डिडक्ट करके टीडीएस आपको गवर्नमेंट को चुकाना है। ये एंट्री तब होती है जब विथ जीएसटी का मामला हो, याद रखिएगा, ये विथ जीएसटी के केस में एंट्री। आप ये भी F7 में और F9 दोनों में कर सकते हो, अकाउंट इनवॉइस F9 में भी कर सकते हो। चलिए, मैं आपको ये पहली एंट्री अगर F7 में की थी, ये F9 में करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप समझिए, ये F9 में मैं आया हूँ, अकाउंट इनवॉइस ले लेना चेंज मोड करके, यानी परचेज में मैं अकाउंट इनवॉइस में एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं उस सप्लायर का जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे यहाँ पर ये इनका जीएसटी नंबर है, सॉरी, इनवॉइस नंबर। सबसे पहले बिल उन्होंने आपको दिया होगा, ऑब्वियस ही बात है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी इनवॉइस दिया उन्होंने आपको, तो बिल होगा, बिल नंबर होगा, बिल नंबर डाल दो। यहाँ पर आपको वो फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने मान लो वो फॉर्म बना लूँ, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ आपको क्या करना है, अगर वो जीएसटी ले रहे हैं तो आपको उनका जीएसटी नंबर भी डालना है, ठीक है। तो एक जीएसटी नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। कोई भी एक जीएसटी नंबर आप यहाँ से डाल सकते हो। वैसे तो बिल पे उनका जीएसटी नंबर हमेशा लिखा होता है। ये मैंने जैसे जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। कई बार देखिए, मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम इसलिए लगा कि अगर आप टैली में गलत जीएसटी नंबर डालते हो तो टैली ऑटोमेटिक ही आपको वो बता देगा नॉट वैलिड। इसलिए मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर एक जेन्युइन जीएसटी नंबर डाला, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो, सेव कर दो, आगे बढ़ो। और ये अब पार्टी आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड आपसे क्या ले रही है? ऑडिट फीस ले रही है। आप ऑडिट फीस का एक अलग लेजर बना लो। जैसे आपने ऑडिट फीस एक्सपेंस का लेजर बना लो, और इसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस बता के, उसी तरह से जैसे आपने अकाउंटिंग फीस के लिए जीएस एसएससी कोड डाला, आप यहाँ इसका एसएससी कोड डाल देना, और आप इसमें रेट डाल देना 18%, ठीक है। और कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए आप इसको सेव कर दो। अब आप समझिए, आपने यहाँ पर ऑडिट फीस कितने की है? 50,000 की, ठीक है। 50,000 रुपये ऑडिट फीस के आपको यहाँ पर डाल देना है। और अब आपको लेजर बनाने हैं जीएसटी के। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी का लेजर बना लूँ, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और
CGST रेट डालने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर खुद पकड़ लेगा अमाउंट। और इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST और सेव कर दो, सॉफ्टवेयर खुद अमाउंट पकड़ लेगा। लेकिन आप समझिए बिल की टोटल कितनी आ रही, 59,000। आपको उसको पार्टी को पेमेंट कितना करना है, 54,000 का ही पेमेंट करना है। TDS का लेजर भी बनाओ यहाँ पर, जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हो। TDS के केस में क्या करिए, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अकाउंटिंग फीस की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, प्रोफेशनल फीस कर देता हूँ, ताकि मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए लेजर, सेम चीज़ के लिए अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़े। प्रोफेशनल फीस कर रखा है, अब सेव कर दो। अब TDS के केस में क्या करो, यहाँ पर आप माइनस में 5,000 डाल दो। अगर आपने TDS का ऑटो मैकेनिज्म सेट किया होता ना, या TDS सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ला देता, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप माइनस में 5,000 डालो। देखो अब बिल की टोटल कितनी हो रही, 54,000। ये अकाउंट इनवॉइस में एंट्री होती है। एक और बात बताता हूँ, एंट्री वही हुई है जो मैंने यहाँ एक्सेल में लिखी है, लेकिन ये यहाँ पर जब आप अकाउंट इनवॉइस में इनवॉइस फॉर्मेट में जब एंट्री करने जाते हो, डेबिट क्रेडिट मोड नहीं है, तो आपको ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। ये 59 में से 5,000 माइनस हुआ है, तो 54,000 ये पार्टी का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ होगा, वो 54,000 से क्रेडिट हुआ होगा, राइट। अब आप समझिए, इसको आप सेव कर दो। एक और चीज बताता हूँ, सेव कर देते हैं पहले हम। ये मैंने सेव कर दिया, वापस पेज अप करता हूँ और यहाँ पर चेंज मोड में जाके एज वाउचर करता हूँ, तो आपको ये एंट्री पूरी पूरी नजर आई। देखिए, आपकी पार्टी क्रेडिट हुई है 54,000 से, ऑडिट फीस डेबिट हुआ है 50,000 से, इनपुट CGST, इनपुट SGST के अकाउंट डेबिट हुए हैं, और TDS ऑन प्रोफेशनल फीस क्रेडिट हुआ है। तो पार्टी, आप देखिए यहाँ पर ये दोनों लेजर क्रेडिट होने थे, ये दोनों लेजर यहाँ पर आपको क्रेडिट होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो तीनों लेजर डेबिट होने थे, ये तीनों लेजर यहाँ पर डेबिट होते हुए। तो आप अगर डेबिट क्रेडिट मोड में देखोगे तो ये एंट्री ऐसे आएगी, और आप चाहो तो डेबिट क्रेडिट मोड में भी कर सकते हो, वाउचर मोड कहते हैं। इनवॉइस मोड नहीं लेकर वाउचर मोड में भी आप एंट्री कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमने एक्सपेंस बुकिंग की एंट्री की है, बिना GST के और विद GST के। अब चलते हैं हम तीसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। मतलब मैं F7 में भी कर सकता हूँ और F9 में भी कर सकता हूँ, अकाउंट इनवॉइस में, एज वेल एज वाउचर भी मैं F9 में एंट्री कर सकता हूँ। जो तीसरी एंट्री मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ पेमेंट मेड टू पार्टी। अब आप पार्टी को पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, पार्टी को हमेशा हम पेमेंट करेंगे आफ्टर TDS डिडक्शन। अब बताओ मुझे, ऊपर के दोनों केसेस में आपको पार्टी को कितना पेमेंट करना है, इसमें 45,000, इसमें 54,000, उसमें 45 और इसमें 54, क्यों बताओ। क्योंकि उसमें 9,000 रुपए GST नहीं था, इसमें 9,000 GST है, तो वो पार्टी को आपको GST भी तो देना पड़ेगा, जिसकी आपको इनपुट मिलेगी, सामने वाली पार्टी के लिए वो आउटपुट है, वो गवर्नमेंट को चुकाएगा GSTR 1 के माध्यम से। आप GSTR 2B में जाके वो इनपुट रिफ्लेक्ट करेगी, 3B में क्लेम करोगे आप, अगर आप स्वयं GST में रजिस्टर्ड है। सर, अगर मैं GST में नहीं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं क्या एंट्री करूंगा, फिर आपके इनपुट के लेजर आएंगे भी नहीं। सामने वाला आपसे 9,000 रुपए का जो टैक्स ले रहा है, वो डायरेक्ट आप ऑडिट फीस में जोड़ दोगे, 59,000 से ऑडिट फीस डेबिट मार दोगे। अगर आप स्वयं या तो GST में रजिस्टर्ड नहीं हो, या आपके पास कंपोजिशन स्कीम है, इनपुट लेने के लिए आप अधिकृत नहीं हो, उस केस में आपके लिए ऑडिट फीस 50,000 नहीं होगा, बल्कि 59,000 से आपको ऑडिट फीस को डेबिट करना है अपनी बुक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिएगा कि आपको पार्टी को पेमेंट करना है। जैसे इस केस में आप देखिए, मेरे को मान लो यहाँ पर अभय सिंह एसोसिएट को 54,000 का पेमेंट करना है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मेरे लिए क्या एंट्री होने वाली है, पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे केस में, जिसको मुझे पेमेंट करना है, तो पार्टी अकाउंट आपका डेबिट हो जाने वाला है, ठीक है। जितना आपको उसको पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर देंगे, और जो भी आपके पास, जो आपका बैंक है, मान लो मेरे पास SBI बैंक है, तो मैंने SBI से पेमेंट किया, तो मैं 54,000 से पार्टी को पेमेंट। ये एंट्री हमेशा आप पेमेंट में क्या करेंगे, एंट्री किसमें करेंगे, पेमेंट में। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एंट्री आप इजीली अपनी पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, अगर आपने ऑटो TDS का मैकेनिज्म सेट कर रखा है, तो TDS पेबल का एंट्री आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। पार्टी के पेमेंट की एंट्री तो खैर पेमेंट में नॉर्मल वे में ही होगी, लेकिन TDS की पेमेंट की एंट्री आप ऑटोमेटिक ही पास करवा पाएंगे, अगर आपने टैली में TDS के प्रॉपर मैकेनिज्म को सीखा है। वापस बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर हर चीज़ का काम सीखना है, ऑटोमाइजेशन के साथ सीखना है, तो आपको फिर इसके लिए सेपरेट हर चीज़ के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे एंट्री,
ये मैंने एंट्री सेव कर रखी है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब देखिए पेमेंट करते हैं हम यहाँ पर, ये पेमेंट में एंट्री आ गई। पार्टी जिसको भी मुझे पेमेंट करना है, अभय सिंह एसोसिएट्स को पूरा पेमेंट करना है तो पूरा वैल्यू ले लो। कई बार पार्ट पेमेंट करते हैं हम कि आधा अभी दिया आधा बाद में दिया, तो वो पार्ट पेमेंट भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने ये पूरा पेमेंट कर देना। बिल पूछेगा वो आपसे कि भाई आपने पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट में किया, तो बिल वाइज भी डिटेल आपकी ऐसे मेंटेन होते चल रही है अगेंस्ट रेफरेंस लेकर आप। और आपने जो भी बैंक से पेमेंट किया, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए। बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक रखिए और आप ये बैंक से पेमेंट की एंट्री दिखा दीजिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह चेक से अगर किया है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर भी बता सकते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ता है और सेव कर दो। ये पेमेंट की एंट्री होती है जो बहुत सिंपल तरीके से, जब आप अपने क्लाइंट को सॉरी अपने सप्लायर को पेमेंट करोगे तो इस तरीके से एंट्री करोगे। अब एक और सवाल आता है, एक एंट्री और इससे जुड़ी हुई होती है कि भाई टीडीएस भी तो जो हमने काट के रखा उसका मुझे पेमेंट करना है। जैसे अभी मैंने ये दोनों प्रोफेशनल फीस और प्रोफेशनल फीस का मेरे को टोटल मिला के 10,000 का मैंने पेमेंट करना है। तो जब मैं टीडीएस का चालान बनाऊंगा, टीडीएस का चालान हमेशा किसी भी महीने का टीडीएस का चालान अगले महीने आपका बनाना होता है 7 तारीख से पहले पहले। तो उस केस में आप 7 तारीख से पहले पहले आप टीडीएस का चालान बनाना होता है, और जो लास्ट महीना होता है मार्च महीना, उसका चालान आप 30 अप्रैल तक आपको बनाना होता है। तो उस केस में आप टीडीएस का जब भी चालान बनाओगे यानी टीडीएस का पेमेंट करोगे, ठीक है, इसे कहते हैं रेमिटेंस ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट। अब आप रेमिटेंस का मतलब होता है पेमेंट करना। तो अब देखिए हमारे केस में हमने दो, मान लो ये दोनों मामले अप्रैल के थे, तो अप्रैल में आपने टीडीएस काटा है दो अलग अलग पार्टियों का। ठीक है, तो ये दोनों पार्टियों का जो टीडीएस है इसका एक्यूमुलेटेड फिगर सेम सेक्शन में काटा है, प्रोफेशनल फीस 194 जे के अंतर्गत। तो आपको इन दोनों का 10,000 का पेमेंट जब गवर्नमेंट को करना है चालान से, तब ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट 10,000। और आपने चालान बनाया होगा तो जिस भी बैंक से आपने चालान बनाया होगा वो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री टीडीएस के पेमेंट की एंट्री होती है, और ये एंट्री भी आप F5 पेमेंट में कर सकते हो, टीडीएस चालान की एंट्री बोलते हैं। चलिए करके बताता हूँ आपको। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, आपको हमेशा अपनी बैलेंस शीट में ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए, ये 10,000 रुपए का टीडीएस प्रोफेशनल फीस का क्रेडिट अमाउंट मतलब लाइबिलिटी, ये हमेशा आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ से हट जाएगा ये। जैसे ही मैं यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करूंगा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस जितनी भी तारीख को करूंगा, मान लो ये मैंने 1 मई को किया पेमेंट, ठीक है, तो 1 मई को मैं 10,000 रुपए डेबिट मार दूंगा और क्रेडिट में मैं बैंक कर दूंगा और ये सेव कर दूंगा। और जैसे ही मैं ये एंट्री सेव किया, आप देखिए मेरी बैलेंस शीट में मेरी जो पिछले महीने की लाइबिलिटी थी टीडीएस की, वो खत्म होगी, जीरो। टीडीएस की लाइबिलिटी जीरो होगी। अभी हम जीएसटी पे बातें नहीं कर रहे, ओनली टीडीएस पे बातें कर रहे हैं। सो दीज 3 ट्रांजेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक्सपेंस बुकिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड ट्रांजेक्शन पार्टी पेमेंट का, और तीसरा ट्रांजेक्शन होता है टीडीएस का, रेमिटेंस का या पेमेंट का। ओके, ये मेजरली आपको आना चाहिए, याद रखिए। अब कुछ और ट्रांजेक्शन पे बातें करते हैं। कई बार क्या होता है कि टीडीएस पार्टी खुद ही दे देती है, काटती नहीं है। जैसे हमने टीडीएस काटा नहीं, हम खुद जमा करा रहे हैं टीडीएस। ठीक है, हमने कई बार होता है, अब ये वैसे तो होता नहीं ऐसा, नियम अनुसार तो टीडीएस काट के सामने वाली को अमाउंट में से टीडीएस काट के आपको जमा कराना है। लेकिन कई बार ऐसे सीन डिफॉल्ट बन जाते हैं हम लोग कि हमने टीडीएस नहीं काटा, भूल गए, या वॉट एवर द रीजन बिहाइंड, वो टीडीएस हमें ही देना है सरकार को। तो अगर टीडीएस इज बोर्न बाई द कंपनी इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इट, मतलब आपने टीडीएस काटा नहीं बल्कि आपने खुद ने जमा करा दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में, हालांकि ये केस बहुत रेयर केस है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे साहब? ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे सपोज अभी हम अकाउंटिंग फीस और ऑडिट फीस की बात तो कर ली हमने, ठीक है। अब हमने मान लो कोई प्रोफेशनल की सर्विस ली सर, प्रोफेशनल फीस, उसने बोला कि 20,000 रुपये चाहिए मुझे, या आपने उसको मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब आपने उसको बोला कि 1 लाख का पेमेंट तो मैं करूंगा, लेकिन इस पे 10% टीडीएस काटूंगा। उसने बोला कि भाई मैं इस शर्त पे आपके साथ नहीं काम करूंगा, या वॉट एवर द रीजन, मेरे टीडीएस नहीं काटना आप, टीडीएस वीडीएस आप जानो, हम नहीं जानते। तो ऐसे केस में आप देखिए, आपने क्या करना है, एक्सपेंस 1 लाख रुपए का है, आपको ये तो पता है कि इस पे आपको टीडीएस तो देना ही देना है,
ध्यान देना, इस आपको ये पता है कि इसमें आपको टीडीएस आपको सामने से चल के देना है। तो अब आप यहाँ पूरा प्रोफेशनल फीस जो यहाँ पर आप डेबिट मार रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल फीस पूरा 1 लाख रुपए से डेबिट मार रहे हो, आप उस केस में डायरेक्ट ही यहाँ पर वो पार्टी कर देंगे। जैसे सामने वाला पार्टी जो प्रोफेशनल फीस मैं किसी को भी दे रहा हूँ, मान लो अरुण शर्मा को दे रहा हूँ, तो अरुण शर्मा को मैंने पूरी वैल्यू से क्रेडिट मार देना है। अब देखिए इस केस में आपकी एंट्री में कहीं टीडीएस का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन टेक्निकली देखें तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। टेक्निकली क्या हो गया? रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कि ये आपका टीडीएस काटना था और आपने नहीं काटा, टीडीएस काटना था और आपने नहीं काटा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप एक बार तो एंट्री ये पास कर दो अपनी बुक्स में, और ये एंट्री आप किस में पास कर दोगे? वही F7 या F9 अकाउंट इनवॉइस में एंट्री पास कर दोगे। चलिए मैं करता हूँ। अभी मैं जीएसटी को साइड में रख रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो मैं एक लेजर बना लेता हूँ प्रोफेशनल फीस एक्सपेंस का, जो मैंने किसी को चुकानी थी और मैंने उसको दी, लेकिन सामने वाले ने मुझे मना कर दिया टीडीएस मत काटना। तो मैंने, ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में वही सेम चीज़ें डाल देते हैं, कोई कोड डाल देते हैं हम जीएसटी का, और यहाँ पर हम 18% इस पे मान लो जीएसटी है, 18% डालकर हम इसको सेव कर देते। अब ये 1 लाख रुपए मैंने पेमेंट तो करना था, और मैंने ये 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिया। सामने वाला जैसे अरुण शर्मा है, तो अरुण शर्मा, इसी वजह से मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, सन्री क्रेडिटर, ठीक है। पूरा 1 लाख रुपए से आप ये एंट्री पास कर रहे हो। सामने वाले ने आपको बिल भी दिया, तो आप बिल रेफर कर देंगे। ये उन्होंने मान लो आपको बिल दिया, ये बिल बता दिया, ये एंट्री आप पास कर दे F7 में, ठीक है। ये मैंने F7 ले लिया, प्रोफेशनल फीस डेबिट टू अरुण शर्मा। अब आप समझिएगा इसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आपकी आएगी, क्योंकि आपको डिडक्ट करना था और सरकार को जमा कराना था। आपने डिडक्ट ही नहीं किया, अब आपको जमा कराना पड़ जाएगा टीडीएस का, 10,000 का टीडीएस आपको जमा कराना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में आप इसके ऊपर एक तरह से आपने डिफॉल्ट की, उसकी वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी आ रही है, समझ रहे हो, 10,000 रुपए की। तो आपको अब टीडीएस ड्यू की एंट्री पास ही नहीं करनी, वो ड्यू है ऑलरेडी। अब आपको ये जमा जब कराने जाओगे वापस से, तो ये उसी तरह से एंट्री हो जाएगी, टीडीएस और प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप ये 10,000 से स्वयं जाके पेमेंट करने वाले। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर ये डेबिट हुआ तो लाइबिलिटी तो खड़ी हुई नहीं हमारी, उससे आपने आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आपको लाइबिलिटी भी तो खड़ी करनी पड़ेगी। अब ये आपको इस केस में क्या करना होता है? ऐसे केस में असेसी इन डिफॉल्ट, ये केस तभी होता है जब आप टीडीएस, इनकम टैक्स या टीडीएस में कॉन्सेप्ट होता है असेसी इन डिफॉल्ट। आपने कोई गलती की और उस केस में आप स्वयं एसएससी नहीं थे, लेकिन आप उस केस में एसएससी बन गए। आप स्वयं करदाता नहीं थे, लेकिन आप उस केस में करदाता बन गए। तो ऐसे केस में अब देखिए टीडीएस ड्यू की एंट्री क्या पास करेंगे हम, ठीक है। टीडीएस अपने लाइबिलिटी तो पहले ही बुक कर ली, टीडीएस ड्यू की एंट्री आप क्या पास करेंगे? तो यहाँ पर हम टीडीएस ड्यू एंट्री, स्वयं को हमारे लिए 10,000 रुपए की एक अतिरिक्त लाइबिलिटी खड़ी होगी, ठीक है, और हम काटना भूल गए तो हमें देना पड़ गया वो, तो उस केस में हमारे लिए एक तरह से वो खर्चा ही हो गया, तो हम उसे अपने खर्चे में ही शामिल कर देंगे। कितने से? 10,000 से, और 2 टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस बता देंगे। सर अब मुझे एक डाउट है, मैंने कहा पूछो कि सर 1 लाख तो हमने उस पार्टी को दिए, फिर 10,000 हमें टीडीएस भी देने हैं, तो हमारे लिए तो खर्चा 1,10,000 का हो गया। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन सर हमने पार्टी को 90,000 ही दिए थे। कितने? 90 ही दिए थे। अगर आपने पार्टी को 90 ही दिए, समझ रहे, इसका मतलब तो आपने 10,000 का टीडीएस काट लिया। हाँ समझना, आपने पार्टी को पूरा पैसा पैसा दे दिया और आपने टीडीएस नहीं काटा, जो काटना चाहिए था आपको, उसे 90,000 ही देने थे। तो उस केस में आप अगर टीडीएस काट लेते तो फिर बात ही अलग हो जाती। यहाँ पर पार्टी अकाउंट 90,000 से ही क्रेडिट होता, टीडीएस 10,000 से क्रेडिट हो जाता। नहीं काटा, उसी का तो लेना है, उसी का तो रोना है ये कि आपने काटना था, नहीं काटा तो भाई अपनी जेब से दो। अपनी जेब से जब दोगे तो 10,000 किस में शामिल करोगे? खर्चे में शामिल करोगे, खर्चे में शामिल कर दिया। ये एंट्री भी आप किस में करोगे? F7 में करोगे। देखिए मैं बताता हूँ, ये है प्रोफेशनल फीस
आप 10,000 रुपए से यहाँ पर और खर्चा बढ़ा दोगे तो अब वो कितना हो गया देखिए, एक 10, और ये 10,000 किस बात का आप इसके अकाउंट में डाल रहे हो, टीडीएस जो आपको देना है, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको देना, आपने गलती की उसका ये परिणाम है, टीडीएस लाइबिलिटी। और जब ये एंट्री आप पास कर दोगे, अब आप जब इसका पेमेंट करने जाओगे टीडीएस का, ठीक है, वापस रेमिटेंस, ये टीडीएस भी जब गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे तो सेम एंट्री होने वाली, 10,000 सेम टू सेम है। तब जाके ये आपका जो टीडीएस का लेजर है ना वो आपस में क्रॉस होगा। अगर आपने सिर्फ ये एंट्री कर ली तो क्रॉस नहीं होगा, और डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर दी तब भी क्रॉस नहीं होगा, हमेशा खड़ा रहेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा, जो कि टेक्निकली गलत है कि आपने लाइबिलिटी बुक नहीं की और डायरेक्ट पे कर दी। तो ये आपकी अकाउंटिंग ऐसे चलेगी, तब चलेगी जब आप डिफॉल्ट में, जब आप गलती कर रहे हो। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेमेंट में टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस 10,000 से डेबिट मारूंगा और टू बैंक कर दूँ, दैट्स इट, राइट। नाउ ये आपके कुछ मामले जो हमने देखे जो चलते हैं और होते हैं। देखिए आप, हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्सल केस नहीं है ये, लेकिन किसी किसी के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। जिसके साथ हो रहा है या जिसने ऐसा कर लिया उसको क्या ट्रीटमेंट करना है ऐसे करना। बाकी तो आप ये गांठ बांध लो, या तो ये केस आएगा आपके सामने या ये पूरा केस आएगा। ज्यादातर केस में यही केस आएगा जब आप रजिस्टर्ड पार्टियों की बातें कर, या टीडीएस भी होगा एंट्री में और जीएसटी भी होगा एंट्री, और फिर आपको उसका पार्टी को पेमेंट की एंट्री करनी है और फिर टीडीएस के पेमेंट की एंट्री करनी है। ये तीन एंट्रियां अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो आप टीडीएस की अकाउंटिंग तो अच्छे से कर लोगे कम से कम। कंप्लायंस अलग बात हो गई, रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह है ना, वो अलग चीज हो गया, लेकिन हाँ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। आज की इस क्लास से भी आप टीडीएस की एंट्रियां आराम से कर पाओगे, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। 8वीं एंट्री, अब देखिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस बताने वाला हूं। सबसे पहला केस जो किसी भी बिजनेस में आपको देखने को मिलता होता है, टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, एट टाइम ऑफ पेमेंट। अब देखिए ये आपका मामला होता है सैलरी, जो कि बहुत कॉमन मामला होता है बिजनेसेस में। एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को जब आप पेमेंट करते हो सैलरी का तो टीडीएस डिडक्ट करते हो। तो सैलरी जब भी पेमेंट करोगे तो आप ये कंबाइन एंट्री करते हो बेसिकली। जैसे मान लो आपके आपके बिजनेस में 2 लाख रुपए का सैलरी का पेमेंट हो रहा है किसी महीने में, 2 लाख रुपए पर आपका, मान लो आपके जो सारे एम्प्लॉय है उनका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कई सारे लोग तो क्या करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि सर हमारे 10 एम्प्लॉय है तो हम 10 का लेजर बना दिया हमने, तो ठीक है 10 का लेजर बना दिया तो 1 बाय 1 सारे नाम आ जाएंगे एम्प्लॉयज के। और कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम एम्प्लॉय वाइज नहीं करते, वो डेटा हमारे पास अलग ही रहता है, पेरोल का डेटा, हम तो डायरेक्ट ही सैलरी पेएबल दिखा देते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ सैलरी पेएबल दिखा दोगे, जैसे ये सैलरी पेएबल कितना है, पेरोल का भी आप टैली में ऑटोमेटिक ही पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट कर सकते हो। मान लो आपने इस 2 लाख में से 1,90,000 रुपए की सैलरी देनी है, माना कि सैलरी के ऊपर टीडीएस हमेशा स्लैब रेट के अनुसार एप्लीकेबल होता है, जैसी स्लैब है वैसा टीडीएस एप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स की स्लैब होती है तो स्लैब के अकॉर्डिंग टीडीएस एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो मेरी 15 लाख रुपए सैलरी है तो मेरी 15 लाख पर टीडीएस उतना ही काटा जाएगा मेरे एम्प्लॉयर द्वारा जितना मेरा 15 लाख पर इनकम टैक्स बनता है और जो भी स्लैब में बनता है। सो टू यहाँ पर आपका टीडीएस ऑन सैलरी का आप एक लेजर बना लोगे, और जितना टीडीएस आपने काटा, सैलरी पे कभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। तो आपने ये सेक्शन 192 के अंतर्गत जो सैलरी पे टीडीएस काटा है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाना, टीडीएस ऑन। ये एंट्री होगी सैलरी के केस में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस ऑन सैलरी। 2 लाख की सैलरी देनी है, 1,90 की ही दोगे क्योंकि 10,000 का टीडीएस काटोगे। ये एंट्री, बुकिंग की एंट्री आप किस में करोगे, F7 या F9। अब देखिए ये आपकी चॉइस है किस में करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं करके बताता हूँ। F7 सैलरी का लेजर आप जब भी बनाते हो याद रखिएगा, सैलरी आपके लिए एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दीजिए। सैलरी एक नॉन जीएसटी एक्सपेंस होता है, इसलिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए जीएसटी एंड दैट्स इट। 2 लाख रुपए आप डेबिट मारिए, और सैलरी पेबल का भी आप लेजर बना लेंगे, लेकिन जब भी आप सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर बनाएंगे दैट इज योर
करंट लाइबिलिटी, एग्जैक्टली। तो करंट लाइबिलिटी या प्रोविजन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और आप 190 से सैलरी पेबल को क्रेडिट मारेंगे। और टीडीएस ऑन सैलरी का आपको लेजर बनाना, सर सबके लिए अलग अलग बनाने होते हैं, बिल्कुल सेक्शन वाइज। कभी भी ध्यान देना, टीडीएस के उतने लेजर बनाओ जितने सेक्शन पे आप टीडीएस की डिडक्शन कर रहे हो। सेक्शन वाइज आपको टीडीएस के लेजर बनाने चाहिए, और हो सके तो लेजर बनाते वक्त आप सेक्शन जरूर लिखिए, ऐसे जैसे ये 192 है तो 192 ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और यहाँ पर सर यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से ये पता चलेगा कि आपको चालान कौन से सेक्शन में भरना है। आपको आगे जाके टीडीएस का जो रिटर्न है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत कौन सा रिटर्न फाइल करना है, 24 क्यों भरना है, 26 क्यों भरना है, 27 क्यों भरना है ना। तो ये सारी चीजें तय करती है सेक्शन के अकॉर्डिंग चीजें, ओके। और टीडीएस आपका क्या हो जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये आपका 10,000 का टीडीएस हो जाएगा। ये सैलरी की पेएबल की एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री। हालांकि मैंने यहाँ लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, लेकिन ये ड्यू की एंट्री होती है। अब आप समझिए अगली एंट्री क्या होगी साहब, अगली एंट्री होगी हम सैलरी का पेमेंट करेंगे, इसका तो पेमेंट ऑफ नेट सैलरी। नेट सैलरी कौन सी वाली, जो पेएबल वाली है, ठीक है। किसको पेमेंट करते हो आप, अपने एम्प्लॉयज को। तो सैलरी का पेमेंट जो करोगे, जो आपने ड्यू किया हुआ है, वो अकाउंट आप डेबिट मार दोगे 190 से। एक और चीज बताता हूँ, वापस बता रहा हूँ, 10 जने हैं और 10 का आपने लेजर बना रखा है, और आप यहाँ टू सैलरी पेबल की जगह टू मोहनलाल, टू सोहनलाल, टू रामलाल, टू जो वटेवर जो है आपने उनके लेजर बना रखे हैं, तो आप उनके लेजर को भी क्रेडिट कर सकते हो, गलत नहीं है। और फिर यहाँ पर सबको डेबिट मार सकते हो, लेकिन सोचिए जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिमिटेड है वहां तक तो ये चलेगा। अब सोचिए कोई कहता है कि मेरे तो ऑर्गेनाइजेशन में 1100 एम्प्लॉय काम करते हो, तो आप क्या हर महीने एंट्री में टू में 1100 एम्प्लॉय के लेजर क्रेडिट मारोगे। उस केस में आपको पूरा पेरोल का ऑटो मैकेनिज्म लेना पड़ेगा। आप या तो कहीं और एक्सेल वगैरह में डेटा मेंटेन करिए, या आप फिर टैली में ही पेरोल का पूरा कंप्लीट कंप्लायंस सीखिए, फिर आप वो सारा काम कर पाएंगे। एंट्री तो यही होगी, थीम यही है, याद रखिए, ओके। सैलरी पेएबल टू आपका वो जो भी बैंक है, आप अपना जो बैंक है उससे जब आप पेमेंट करोगे तो ये 1,90,000 से आप पेमेंट की एंट्री पास करोगे, जब आप अपने इस खर्चे का पेमेंट करने वाले, पेमेंट में एंट्री होने वाली। तो जब आप नेट सैलरी का पेमेंट करोगे तो सैलरी पेएबल आपका डेबिट हो जाएगा 190 से। देखिए 190 आपका लेजर का बैलेंस दिख रहा है, और 2 आपका बैंक हो जाने वाला 190 से, दैट्स इट। और आप इसको सेव कर, सारी डिटेल हमेशा भरिए। अगर आपने पेमेंट किया भी है तो पेमेंट की पूरी डिटेल आप हमेशा बैंक एलोकेशन में डालिए, क्योंकि अभी देखिए अभी तो अपन सिर्फ सीखने के पर्पज से चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो आपके पास सारी चीज़ों के रेफरेंस होने चाहिए कि कौन सी एंट्री आपने क्यों की, कौन सा पेमेंट आपने किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया, कैसे किया। रिकनसाइल करने में दिक्कत नहीं होती बाद में, क्योंकि डेटा जब बढ़ जाता है, हजारों एंट्रियां जब बन जाएगी और फिर कोई मामला फंसा तो आप उसको पकड़ोगे कैसे, नरेशन और इन्हीं डेटाबेस से पकड़ो, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगली जो एंट्री होती है कि भाई आपने सैलरी का पेमेंट तो कर दिया, अब आपको किसका पेमेंट करना है, टीडीएस का। अगेन सेम एंट्री होने वाली है, ठीक है, ठीक है। पेमेंट ऑफ टीडीएस, पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। चालान हमेशा ध्यान देना, मैंने अभी आपको पेमेंट की डेट भी बताई, अगले महीने की 7 तारीख। चालान हमेशा सेक्शन वाइज बनते हैं। जैसे अभी अपन ऊपर बात कर रहे थे, अपन ने 3 केसेस देखे प्रोफेशनल फीस के, वो 194 जे सेक्शन है, याद रखिएगा 194 जे। तो आपने जैसे 5,000 रुपए यहाँ पर प्रोफेशनल फीस पे काटा, यहाँ 5,000 और काटा, फिर एक 10,000 का मामला और आया, तो ऐसे केस में वो तीनों मामले 194 जे के थे, तो पूरा 20,000 का आप एक ही चालान बनाओगे। लेकिन सैलरी के केस में आपका चालान सेपरेटली चालान बनेगा, सेम चालान नहीं होता। चालान हमेशा सेक्शन वाइज बनते हैं टीडीएस। कैसे बनते हैं, अगर मैंने पूरे महीने में 15 सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट किया तो मुझे 15 चालान के माध्यम से वो टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, याद रखिएगा। तो सेक्शन वाइज होते हैं, इसलिए पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी के केस में आप क्या करोगे, यहाँ टीडीएस ऑन सैलरी अकाउंट डेबिट कर दोगे। कितना काटा था, 10,000, और 2 आपका जो भी बैंक है वो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000। अगेन ये एंट्री आप किसमें करोगे, F5 पेमेंट में ये एंट्री पास करने वाले, ओके। सो ये देखिए, ये आप टीडीएस ऑन सैलरी को डेबिट मार दोगे 192 सेक्शन को 10,000 से, और 2 बैंक कर दोगे, ये आपकी एंट्री हो जाएगी टीडीएस चालान की एंट्री अपनी बुक में। जब जब जिस दिन करोगे उस दिन एंट्री कर, ठीक है। मैं सिर्फ थीम बता रहा हूँ, ओरिजिनल काम तो आपको डेट वाइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते,
सेम ऐसा एक और खर्चा होता है सैलरी जैसा ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है रेंट। अगर आप एक बड़ा किराया चुका रहे हो और आपका मकान मालिक आपका टीडीएस काट रहा है, जैसे अब हमारे केस में मान लो रेंट, समझिएगा कि भाई हम रेंट हम चुका रहे हैं और हमारा टीडीएस उस पे हम काट रहे हैं, हम टेनेंट हुए, टीडीएस हम काटते हैं। जो चुकाने वाला व्यक्ति होता है, जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, वो यहाँ पर अपन जितने भी केस देख रहे हैं उसमें हम पेमेंट करने वाले व्यक्ति। यहाँ आप किस भूमिका में रहने वाले हो? किराएदार की भूमिका में रहने वाले हो। सोचिए आपका बिजनेस किसी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, 1 लाख रुपए महीने का रेंट है, आपने रेंट चुकाते वक्त क्या काटना है? टीडीएस काटना है, तो टीडीएस ऑन रेंट, समझ रहे? और आप समझिए यहाँ पर, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन रेंट पेड, क्या एंट्री करोगे आप बताओ? रेंट एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए का रेंट है, इस पे जो भी टीडीएस आपने काटा, ठीक है, तो आपने जैसे आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मान लो 90,000 आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना और 10,000 का आपने क्या काटना है? टीडीएस काटना, तो टीडीएस ऑन रेंट आपका यहाँ पर 10,000 रुपये से क्रेडिट हो। अब मैं ये सेम एंट्रियां हैं जो मैंने ऊपर सैलरी की भी की, ये एंट्री किस में होगी? F7 में होगी, आप कर लेना। फिर आप जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे, व्हेन रेंट पेड, जब आप रेंट चुकाओगे तब क्या एंट्री करोगे? आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 90,000 से, और टू आपका जो भी पेमेंट मोड है वो क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। अगेन ये एंट्री किस में करोगे? F5 में। और फिर आप एंट्री क्या करोगे? व्हेन टीडीएस ऑन रेंट इज पेड, तो क्या एंट्री करोगे? टीडीएस ऑन रेंट अकाउंट डेबिट करोगे। सर ये सब एंट्रियां तो एक जैसी लग रही है, बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अगर आपने थीम समझ ली तो आप आराम से इसकी अकाउंटिंग कर पाओ। एसबीआई बैंक 10,000 से क्रेडिट कर दो, अगेन ये एंट्री पेमेंट में, मतलब 3 एंट्रियां आप अगर लर्न कर दोगे, ये तीनों जो मैंने अभी किए, तो आप कभी भी इसकी अकाउंटिंग कर पाओगे इजीली। पहली एंट्री F7 एक्सपेंस बुकिंग की, दूसरी एंट्री पार्टी को पेमेंट करने की, और तीसरी एंट्री टीडीएस का पेमेंट करने की गवर्नमेंट को। दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको थोड़ा अलग केस बता रहा हूँ। यहां तक ये केस मैंने अभी टैली में नहीं किया क्योंकि ये सेम टू सेम सैलरी जैसे होने वाला। अगला जो केस है यहाँ पर, वो केस है जैसे एडवांस पेमेंट करते हैं हम किसी को। क्या करते हैं? एडवांस पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट आप कब करते हो? मेड बिफोर बुकिंग एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस अभी तक बुक नहीं किया, आपने बिल अभी तक नहीं बनाया, लेकिन आप पहले क्या कर रहे हो? एडवांस पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। एंड टीडीएस नॉट येट डिडक्टेड। अब ये केस मैं आपको जैसे रेंट के केस में बताता हूँ। 1 लाख रुपए महीने का किराया होता है, लेकिन वो किराया हम मान लो चुकाते हैं जब ड्यू होता है उसके बाद। अब ड्यू से पहले ही हमने किसी महीने 20,000 रुपए एडवांस दे दिया था अपने मकान वाले। एडवांस में हमने टीडीएस नहीं काटा। हम टीडीएस कब काटेंगे? जब हम एक्सपेंस बुक करेंगे। तो ऐसे केस में आप समझिए, ऐसे केस में आप जब एडवांस चुकाते हो, तो जैसे आप यहाँ पर एडवांस जब दिया तब आप अपने लैंडलॉर्ड को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कितने से? 20,000 से टू एसबीआई बैंक। अब मैं ये एंट्री करके बता रहा हूँ आपको, ये एंट्री आपको पेमेंट में करनी है एडवांस पे, ठीक है। एडवांस पे आपने टीडीएस की कटिंग नहीं की, डिडक्ट नहीं किया। चलिए करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक लेजर बना लिया लैंडलॉर्ड, ठीक है, रमन लाल करके एक लैंडलॉर्ड है मेरा। सनरी क्रेडिटर, किराया देता हूं तो क्रेडिटर है मेरे लिए। 20,000 रुपए मैंने दिए। यहां मुझे क्या करना है? यहां मुझे एडवांस ले, पहले क्या ले रहा था? न्यू रेफरेंस। अब एडवांस लूं और यहां पर मैं बता दूं कि ये मैंने एडवांस दिया है साहब, ठीक है, 20,000 रुपए, और टू बैंक कर दूं। ठीक है साहब, 1 मई को आपने एडवांस दे दिया साहब, राइट। अब क्या हुआ? 31 मई को आपने उसकी बुकिंग एंट्री की, ये बुकिंग एंट्री रेंट की, ये 1 लाख रुपए की बुकिंग एंट्री। महीना खत्म हुआ, आपके लिए वो कंफर्म हो गया है कि आपको 1 लाख रुपए देने हैं,
साहब, ठीक है, ये आपकी बुकिंग की एंट्री F7 में होती है। चलिए करते हैं F7, तारीख बदलते हैं, 31 मई ले लेते हैं, जहां पर हम रेंट का लेजर बना लेते हैं, रेंट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। रेंट पे भी हालांकि जीएसटी लगता है, लेकिन एक बार के लिए मैं अभी जीएसटी को इग्नोर कर देता हूँ। और 1 लाख रुपए का मेरा किराया है, और जो मुझे किसको चुकाना है, लैंडलॉर्ड को चुकाना है, कितना, 90। और ये देखिए यहां पर जब मैं 90 दूंगा तो 90 के केस में मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, न्यू रेफरेंस लेने वाला हूँ। ये 90,000 पूरा पूरा न्यू रेफरेंस, ठीक है। और क्रेडिट में मैं यहाँ टीडीएस ऑन रेंट का एक लेजर बना लूंगा, टीडीएस ऑन रेंट, अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। और आप ये 10,000 रुपए टीडीएस, ये एंट्री आपकी बुकिंग की एंट्री, एक्सपेंस बुकिंग। पहले 20,000 एडवांस दे चुके हो, अब 1 लाख रुपए से बुक करने की एंट्री कर रहे हो, रेंट की, ठीक है। ये आप इसको सेव कर दो। अब समझिए इसके बाद आपकी क्या एंट्री होने वाली, इसके बाद एंट्री होने वाली पार्टी को पेमेंट की एंट्री। लेकिन आप समझिए कितना पेमेंट करोगे, 16वीं एंट्री, व्हेन रेंट पेड। आप पूरे 90 थोड़ी दोगे, 90 में से 20 पहले दे चुके हो, तो यहाँ 70,000 ही दोगे। ये 70,000 रुपए आप यहाँ से एंट्री करोगे। लेकिन ये एंट्री इतनी आसान नहीं होने वाली जितनी आप सोच रहे हो। लैंडलॉर्ड को जैसे ही आप डेबिट करोगे, कितने से, 70 से, अब 70 से डेबिट नहीं मानना लैंडलॉर्ड। अब समझिए 20,000 पहले ही डेबिट हो चुका है, अब आप 70 से डेबिट करोगे, ये 70, क्योंकि 70 ही बैलेंस दिख रहा है। लेकिन अगेंस्ट बिल जब करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर एक तो एडवांस बता रहा है, देखिए पेंडिंग बिल में, अगेंस्ट बिल में क्या बता रहा है, एडवांस बता रहा है। एडवांस कितना था, एडवांस तो 20 ही था, और अगेंस्ट, 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ, वापस देखते हैं हम दोनों एंट्रियों को। पहले हम चलते हैं 1 मई वाली एंट्री में, और फिर 31 मई वाली एंट्री में देखेंगे। 1 मई वाली एंट्री क्या थी आपकी, ये वाली, ठीक है, जहां पर आपने इसको पेमेंट दिखाया था और एडवांस बता दिया था, ठीक है। फिर हमने ये एंट्री की रेंट वाली 1 लाख रुपए की, यहां पर ही हमें उस एडवांस को एडजस्टमेंट करना था, एडजस्टमेंट, ये एडवांस, ये कितने से, 20,000 से आप एडवांस को एडजस्ट कर देते हो, और बाकी 70,000 का आप नया बिल रेज कर देते, ये बिल हो जाता, बिल नंबर हो जाता 70,000, और बस ये आपको एंट्री यहाँ सेव करनी थी। ये ड्यू एंट्री में ही आपका एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां पर आपने 20,000 पहले दिए जो एडजस्ट कर दिए, और 70,000 से अब आप यहाँ पर ये बना रहे हो। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक और चीज बताता हूँ, डायरेक्ट न्यू बिल, यहाँ न्यू बिल का नंबर डाल देते हैं। जैसे न्यू बिल है आपका, आपके केस में न्यू बिल है मान लो, और ये न्यू बिल है ये वाला, ठीक है। और न्यू बिल डायरेक्ट कितने से करते हैं, 90,000 से करते हैं, एडवांस को यहाँ दिखाते ही नहीं आप, समझना, मैंने डायरेक्ट ही न्यू रेफरेंस ले लिया, कितना, 90, एडवांस को यहाँ दिखाया ही नहीं, और बस ये सेव कर दूं। अब देखिए, अब मैं पेमेंट की एंट्री के साथ इसको एडजस्ट कर पाऊंगा। वाउचर में गया, पेमेंट की एंट्री, किसको पेमेंट करने जा रहा हूँ, लैंडलॉर्ड को 70,000 का पेमेंट करने जा रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर मुझे अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों रेफरेंस दे रहा है, एडवांस का भी दे रहा है और न्यू बिल का भी दे रहा है। मैं यहाँ पर ये न्यू बिल भी लूंगा, याद रखिएगा, और ये न्यू बिल कितने का था, 90 का, तो मैं बता रहा हूँ 90,000 में पूरा, और यहाँ अगेंस्ट वापस देखना, आप, मैं बाहर जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, डेबिट में लैंडलॉर्ड कितने से, 70,000 से रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करने जा रहे हो। लेकिन आपके सामने दो मुसीबत आ रही, एक तो 90,000 का बिल है, और एक 20,000 का एडवांस है। तो आप बिल को पूरा 90,000 से डेबिट मार दो, और अगेंस्ट रेफरेंस लेके एडवांस को 20,000 रुपए से आप यहाँ पर क्रेडिट कर दो। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए, ये दोनों बोथ एडजस्टमेंट आपने यहाँ पर ऐसे दिखाना है, और आप इसको सेव कर दो। 70,000 से एंट्री जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट दोनों होंगे, एडवांस को भी एडजस्ट किया, और बिल को भी पूरे 90,000 से एडजस्ट किया, और बिल तो एक्चुअल में 90,000 का ही बनेगा, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बिल वैल्यू पे तो आपका क्या कट रहा है, टीडीएस का रिडक्शन हो रहा है। तो ये 90 एडजस्ट किया है बिल को, और ये 20 एडजस्ट किया है एडवांस को। इस तरह से एडजस्टमेंट हमेशा दिखाया जाता है, और ये एडवांस का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। और फिर अब आप जब लास्ट एंट्री पास करोगे, कौन सी वाली, टीडीएस की पेमेंट की एंट्री पास करोगे, ठीक है, 10,000 रुपए से, तो ये एंट्री आप ये करोगे बस,
व्हेन टीडीएस पेमेंट, तो टीडीएस ऑन रेंट टू बैंक, ठीक है। तो टीडीएस ऑन रेंट 10,000 टू बैंक, 10,000, दैट्स इट। इस तरह से आपकी सारी अकाउंटिंग चलती है हमेशा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से टीडीएस की आपकी अकाउंटिंग आपकी बुक्स में चलानी है। मैक्सिमम जो मोटे-मोटे तौर पे रिजल्ट निकल कर आया, वो यही आया कि पहले एक्सपेंस ड्यू की एंट्री बताओ जिसमें टीडीएस डिडक्शन दिखा दो, दूसरी एंट्री में पार्टी को पेमेंट करो और तीसरी एंट्री में टीडीएस को पेमेंट करो। ज़रूरी नहीं कि पार्टी को पेमेंट दूसरी एंट्री में ही करो, कई बार पार्टियों को पेमेंट लंबे-लंबे समय तक हम नहीं करते हैं, तो टीडीएस का पेमेंट तो हमें ऑन टाइम करना ही है। टीडीएस का पेमेंट आप अगले महीने की 7 तारीख से पहले-पहले दिखाओगे और हमेशा टीडीएस का पेमेंट चालान के अंतर्गत होता है। ओके, चालान वाइज होता है। सो थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था टीडीएस जनरल एंट्री का, पार्ट 2 मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।